गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं ऋषिराज यादव टीम सीएलसी की इस ऑनलाइन एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का वेलकम करता हूं। लास्ट क्लास में मैं आपको बता रहा था ह्यूमन बीइंग के अंदर डेंटल फॉर्मूला क्या है, अडल्ट डेंटल फॉर्मूला क्या है, अप टू 5 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन के अंदर डेंटल फॉर्मूला क्या है, 17 साल के बच्चे का डेंटल फॉर्मूला क्या है और रैबिट का डेंटल फॉर्मूला क्या है, और टीथ के अंदर कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं, मसूड़ों से बाहर, मसूड़ों के अंदर और मसूड़ों से नीचे की तरफ गर्त में दसा हुआ भाग, मींस क्राउन, नेक और रूट। उन सब के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। अपर जॉ में और लोअर जॉ में किस तरीके से टीथ का अरेंजमेंट है, ये मैंने आपको बताया था। आज उसी एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट को और आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहला पार्ट मैंने एक्सप्लेन किया था माउथ, और माउथ जो है या मुख जो है, मुख गुहा में खुलता है, और मुख गुहा अब फाइनली कहां पर ओपन होगी, तो उस नेक्स्ट पार्ट की बात करें। नेक्स्ट पार्ट है ग्रसनी या फेरिंग्स। ये पार्ट हम ये मान के चल रहे हैं, ये नोज वाला पार्ट और ये माउथ वाला पार्ट। ये माउथ वाला पार्ट है, तो माउथ का ये क्या हो गया, आधारी भाग या फर्श, और ये क्या हो गई, छत, और ये क्या है, आधारी भाग। ये छत जो है इसे क्या बोल रहे हैं हम, तालु। तालु इस पाथ को और इस पाथ को अलग अलग कर रहा है। मींस नोज से यहां से क्या जाएगी, एयर, और माउथ से क्या जाएगा, फूड। तो मैं कह सकता हूं एयर और फूड को सेपरेट करने वाला जो ये पार्ट है, ये क्या है, तालु। लेकिन आगे चलकर ये जो पार्ट है, यहां पर एयर आएगी और ये एयर इस तरीके से इस भाग में चली जाएगी, और ये फूड मटेरियल ये इस तरीके से इस भाग में चला जाएगा। क्लियर? अब जरा सोचें कि ये मुख वाला भाग और ये नोज वाला भाग, यहां से जो एयर आई वो इस तरफ जा रही है, और यहां से जो फूड मटेरियल आया इस तरफ। इसका मतलब ये एक कॉमन पार्ट हो गया। ये जो कॉमन पार्ट है ये किसके लिए है, फूड प्लस एयर के लिए एक कॉमन पार्ट है। मींस उभयनिष्ठ या सहपथ वाला भाग है। कॉमन भाग जो आपको दिखाई दे रहा है इसी को क्या बोलते हैं, ग्रसनी या फेरिंग्स। ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ट्यूब वाला, और ये पार्ट आपको दिखाई दे रहा है। अब देखो ये फूड मटेरियल ये तो यहां पर जाना चाहिए, इसका मतलब इस ओपनिंग में जाएगा, और एयर जो आएगी वो इस ओपनिंग में आएगी। तो जैसे भोजन को निगला जाएगा, जब हम भोजन को निगलेंगे तब ये यहां पर एंटर करना चाहिए, और गलती से भोजन यहां पर आ गया तो इसका मतलब भोजन को निगलते टाइम पर यदि भोजन यहां पर आ गया तो एक धक्का सा लगेगा। इसका मतलब इस पॉइंट में भोजन प्रवेश ना कर पाए, इसके लिए यहां पर एक संरचना लगी होती है जिसे हम बोलते हैं एपिग्लोटिस, या इसे बोलते हैं घाटी ढापन। और ये जो घाटी ढापन है, इसकी ये जो ओपनिंग आपको दिखाई दे रही है, इस ओपनिंग को बोलते हैं ग्लोटिस। ग्लोटिस को कवर करने वाला क्या है, एपिग्लोटिस। और एपिग्लोटिस एक उपास्थिल संरचना है, मींस उपास्थि की बनी हुई है। ये एपिग्लोटिस जो है जिस कार्टिलेज की बनी हुई होती है उसको बोलते हैं इलास्टिक कार्टिलेज। क्लियर? तो आपसे पूछा जाए जब हम भोजन को निगलते हैं तो वो इस वायु मार्ग में प्रवेश ना कर जाए,
भोजन मार्ग में प्रवेश करना चाहिए। तो ये जो ओपनिंग आपको दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं गलेट या निगलक द्वार। क्लियर है बेटा? तो हम ये कह सकते हैं ये जो फूड और एयर के लिए कॉमन भाग है जो ग्रसनी, उसको 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक ये पार्ट, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट। तो इसी फेरिंग्स के अलग अलग पार्ट है। नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स, ये 3 अलग अलग पार्ट जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कौन कौन से पार्ट है? फेरिंग्स का वो भाग जो यहां से जुड़ा हुआ है नेजल पाथवे से, नेजोफेरिंग्स। जो ये ओरल कैविटी से जुड़ा हुआ है, ओरोफेरिंग्स। और जो लैरिंग्स पार्ट से, इसका मतलब वॉइस बॉक्स से जुड़ा हुआ है, वो क्या होगा? लैरिंगोफेरिंग्स। क्लियर? तो देखिए बेटा यहां पर कौन कौन से पार्ट है। नेजोफेरिंग्स जिसे हम बोलते हैं नासा ग्रसनी, ओरोफेरिंग्स इसे बोलते हैं मुख ग्रसनी, और लैरिंगोफेरिंग्स इसे बोलते हैं कंठ ग्रसनी। तो इस पार्ट में कौन कौन से ओपनिंग्स आपको दिखाई देंगे? देखो अलग अलग ओपनिंग दिखाई दे रही, ये ओपनिंग दिखाई दे रही है, ये ओपनिंग दिखाई दे रही है, ये ओपनिंग दिखाई दे रही है, ये ओपनिंग दिखाई दे रही है। कई बार 2 या 2 से अधिक दोस्त एक ही टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं, और जब वो टेबल पर बैठकर खाना खा रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है? अचानक से भोजन, बात करते समय भोजन इस वायु मार्ग में चला जाता है, धक्का लगता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इस एपिग्लोटिस की मूवमेंट गलत हो गई है। जब भोजन निगला जा रहा था तब वो भोजन इधर जाना चाहिए था, वो इधर आ गया। इसीलिए बोला जाता है 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जब एक टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं तो बातें नहीं करनी चाहिए। तो नोट करें बेटा यहां तक। इसका मतलब मैं कह सकता हूं ग्रसनी क्या है? श्वसन मार्ग तथा पाचन मार्ग। श्वसन मार्ग तथा पाचन मार्ग का सहपथ है, मीन्स कॉमन पाथवे। क्लियर? अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो ये नेजोफेरिंग्स है, इस पार्ट पर कौन आकर खुलेगा? ओरोफेरिंग्स है, उस पर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स उपस्थित होंगी? तो देखो बेटा, जहां पर नेजोफेरिंग्स है, ये नेजोफेरिंग्स है मान लो, ये इसकी पार्श्व दीवारें हैं। यहां पर ये पार्श्व दीवारों पर ओपनिंग जो आपको दिखाई दे रही है, ये यूस्टेकियन ट्यूब की है। एक साइड में यूस्टेकियन ट्यूब नेजोफेरिंग्स से जुड़ी हुई है, लेकिन दूसरी साइड से ये कहां से निकलकर आई है? मिडल ईयर से, मध्य कर्ण से निकलकर आई। तो आपसे पूछा जाए यूस्टेकियन ट्यूब कौन कौन से भाग को जोड़ती है? मध्य कर्ण को फेरिंग्स पार्ट से। फेरिंग्स भी कौन से पार्ट से? नेजोफेरिंग्स। तो नेजोफेरिंग्स की जो पार्श्व दीवार है उस पर यूस्टेकियन ट्यूब की ओपनिंग होगी। यहां पर ये नेजोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स जो है, इसका मतलब ये टंग का 2/3 पार्ट था, ये पोस्टीरियर 1/3 पार्ट था, इसका मतलब ये फेरिंजियल पार्ट।
यहां पर नेजोफेरिंक्स की पार्श्व दीवार पर यहां पर टॉन्सिल्स पाए जाते हैं। मीन्स लसिका की गांठें। नेजोफेरिंक्स की पार्श्व दीवार पर क्या मिला? यूस्टिकियन ट्यूब। ओरोफेरिंक्स की पार्श्व दीवार पर क्या मिल रहा है? टॉन्सिल्स। तो लैरिंगोफेरिंक्स जो पार्ट है, ये लैरिंगोफेरिंक्स, इसके साइड में आप देख सकते हैं दो अलग अलग ओपनिंग है, एक गैलेट और दूसरी ग्लोटिस। ग्लोटिस को कवर करने के लिए यहां पर क्या है? एपिग्लोटिस। और इसी के कांटेक्ट में बेटा यहां पर क्या प्रेजेंट होगा? लैरिंग्स, जिसे क्या बोलते हैं हम? वॉइस बॉक्स। लैरिंग्स रियली में इसको क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स। और बर्ड्स के अंदर ये क्या होता है? सिरिंग्स। मैमल्स के अंदर लैरिंग्स वॉइस बॉक्स है, जबकि बर्ड्स के अंदर सिरिंग्स वॉइस बॉक्स। इसीलिए बोला गया लैरिंगोफेरिंग्स, मींस यहां पर क्या कनेक्टेड है? लैरिंग्स। तो ये जो लॉन्ग ट्यूब दिखाई दे रही है, इसको नेम दे देते हैं हम ट्रेकिया। श्वास नली। ये जो ट्यूब आपको दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं ईसोफेगस। मीन्स ग्रसिका। तो बेटा जी, ये वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, इसकी बात तो हम श्वसन पथ में करेंगे। हम एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो एलिमेंट्री कैनाल माउथ किसमें खुला? बक्कल कैविटी में। बक्कल कैविटी किसमें खुल रही है? फेरिंग्स या ग्रसनी में। ग्रसनी किसमें खुलेगी? ईसोफेगस में। तो नेक्स्ट पार्ट कौन सा हो गया? ईसोफेगस। अब ईसोफेगस की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लगाएं, ईसोफेगस ग्रसिका या ग्रासनाल। ईसोफेगस ग्रसिका या ग्रासनाल। देखिए बेटा, इसको भी समझे। ये जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है, यहां से लेकर यहां तक, ये 25 सेंटीमीटर लॉन्ग पार्ट। इसको 3 अलग अलग पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं। 1/3, 1/3, 1/3। ये पार्ट, ये पार्ट और ये। यहां पर स्केलेटल मसल्स हैं, मीन्स कंकाली पेशी। यहां पर स्केलेटल मसल्स भी हैं, प्लस स्मूथ मसल्स भी हैं, मीन्स कंकाली और चिकनी पेशी दोनों है। और इस पार्ट में यदि देखें तो यहां पर स्मूथ मसल्स। पूरे इस 25 सेंटीमीटर लॉन्ग पार्ट को हमने 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया। अगर 1/3 पार्ट, मध्य 1/3 पार्ट और पश्च 1/3। पश्च भाग में केवल चिकनी पेशियां पाई जाती हैं, और चिकनी पेशी हमारी इच्छा शक्ति के अनुसार काम नहीं करती है, मीन्स ये अनैच्छिक है। लेकिन कंकाली पेशी हमारी इच्छा शक्ति के अनुसार काम करती है, इसका मतलब ये क्या है? ऐच्छिक है। तो ये भाग कौन सा हो गया? ऐच्छिक। और ये भाग कौन सा हो गया? अनैच्छिक। और ये बीच वाला भाग है, ये ऐच्छिक एवं अनैच्छिक। मीन्स लोअर साइड में स्मूथ मसल्स आ गई और अपर साइड में स्केलेटल मसल्स आ गई। तो जैसे ही फूड मटेरियल यहां से आगे आ गया, इसका मतलब वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा।
और यदि फूड मटेरियल यहां तक है तो ये फूड मटेरियल वापस भी आ सकता है। हमारी विल पावर काम कर रही है वहां पर, क्योंकि स्केलेटल मसल्स। लेकिन मवेशियों में जो कैटल्स होते हैं, जो चारागाह के जो पशु हैं, गाय है, भैंस है, उनके अंदर ये जो कंप्लीट पार्ट है, यहां पर स्केलेटल मसल्स ही होती हैं। वो इच्छा शक्ति के अनुसार, आपने देखा होगा, वो जुगाली करते हैं तो अंदर का मटेरियल वापस बाहर ले आते हैं। लेकिन हमारे केस में ऐसा नहीं है। यदि कोई टॉफी हम खा रहे हैं और वो टॉफी यहां तक आ गई है, अब वो वापस नहीं आएगी, अचानक से अंदर चली गई हो। लेकिन अगर वो यहां पर रहती तो क्या पता वापस आ जाती। तो इसको हमने 25 सेंटीमीटर लॉन्ग पार्ट को 3 अलग अलग पार्ट में मसल्स के बेसिस पर डिवाइड कर दिया, जिसका एक एंड जो ये है, इसे बोल रहे हैं गलेट या निगलक द्वार, और जो इसका दूसरा एंड है, इसे हम बोल रहे हैं कार्डियक ओपनिंग। मींस इस गलेट से ये ग्रसनी में खुलेगा और इससे ये हमारी आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग जो है, जो जे शेप में दिखाई दे रहा है आपको, आमाशय, उसमें खुलेगा। तो मैं कह सकता हूं ग्रसिका या ग्रासनाल एक पतली लंबी नलिका है जो गर्दन, वक्ष तथा मध्यपट से होते हुए पश्च भाग में आमाशय में खुलते हैं। आमाशय कैसी आकृति का है? जे शेप का। इसका मतलब एक साइड में क्या है? ग्रसिका या ग्रासनाल, और दूसरी साइड में क्या है? आमाशय। तो इनके बीच में एक पेशीय अवरोधनी पाई जाती है, मस्कुलर स्फिंक्टर होता है यहां पर। इस पेशीय अवरोधनी को बोलते हैं गैस्ट्रिक इसोफेजियल स्फिंक्टर। गैस्ट्रिक मीन्स जठर, ग्रसिका, अवरोधनी। क्लियर है मेरी बात? यदि इसकी हिस्टोलॉजी देखी जाए तो सबसे बाहरी परत यहां पर क्या है? ट्यूनिका एडवेंशिया। उसके अंदर की साइड क्या है? मसल लेयर। उसके अंदर की साइड क्या है? सब म्यूकोसा। सबसे अंदर की साइड क्या है? म्यूकोसा। और फिर ये आपको पार्ट दिखाई दे रहा है कैविटी वाला। मींस यहां से इस तरीके से यदि हम कट सेक्शन ले तो सबसे बाहर की तरफ यहां पर क्या होगा? ट्यूनिका एडवेंशिया। से बाहर की तरफ ट्यूनिका एडवेंशिया, तो उसके अंदर मसल, उसके अंदर सब म्यूकोसा, और सबसे अंदर म्यूकोसा। तो सबसे अंदर ये क्या है? म्यूकोसा। ठीक है बेटा जी, यहां तक क्लियर है सभी को? तो बेटा जी यहां पर फूड मटेरियल इस तरीके से पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट करता हुआ आगे बढ़ता है, और जैसे ही यहां पर ओपन होगा, इसका मतलब ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल का सबसे चौड़ा भाग है। इसके भी अलग अलग भाग है। ये पहला भाग कार्डियक, ये भाग फंडस, ये पार्ट मेन बॉडी, और ये पार्ट पाइलोरिक। और यहां पर भी एक पेशीय अवरोधनी प्रेजेंट होती है जिसे हम बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। और ये पाइलोरिक स्फिंक्टर भी क्या होता है? अनैच्छिक है। कब खुलेगा? जब भोजन यहां 4 से 5 घंटे तक रुका रहेगा, भोजन का कुछ पाचन होगा, तब जाकर ये खुलेगा। जैसे ये खुलेगा तो ये भोजन इस आमाशय से छोटी आंत में प्रवेश कर जाएगा। क्लियर है मेरी बात? तो अभी मैंने आपको बताया ईसोफेगस पार्ट। ईसोफेगस क्या है? ईसोफेगस कौन से पार्ट से होता हुआ आमाशय में खुलेगा? ईसोफेगस की और आमाशय के जो जंक्शन पॉइंट पर कौन सी अवरोधनी है, उसका नेम क्या है? और ईसोफेगस की हिस्टोलॉजी क्या है, उसके बारे में। क्लियर है मेरी बात?
नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर रहे हैं स्टमक या आमाशय। यह आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। ग्रसिका इसी के कार्डियक भाग में आकर खुलती है। इसके मुख्य अलग अलग भाग हैं, कार्डियक, फंडस, मेन बॉडी या काय एंड पाइलोरिक। इस भाग में भोजन 4 से 5 घंटे तक पाचन के दौरान रुका हुआ रहता है। उसके पश्चात छोटी आंत में प्रवेश करता है। क्लियर है बेटा यहां तक? नेक्स्ट पॉइंट इसी में, यदि इसकी हिस्टोलॉजी भी देखी जाए तो सबसे बाहर की परत देखें और सबसे आंतरिक। सबसे बाहर सिरोसा, फिर उसके अंदर मसल लेयर, फिर उसके अंदर सब म्यूकोसा और फिर सबसे अंदर म्यूकोसा। ठीक है बेटा जी, ईसोफेगस या ग्रसिका में जो आउटर मोस्ट लेयर थी उसे हमने नाम दिया टुनिका एडवेंसिया, लेकिन यहां पर आउटर मोस्ट क्या है? सिरोसा। इसके अलावा सेकंड जो मसल लेयर थी, मसल लेयर दो तरीके की हो सकती है, लॉन्जिट्यूडिनल एंड सर्कुलर। लेकिन आमाशय भाग ऐसा है जिसमें एक अलग लेयर और भी पाई जाती है जिसे बोलते हैं ऑब्लिक या तिर्यक पेशियां। तो मसल्स के बेसिस पर भी ऑब्लिक मसल्स केवल आमाशय भाग में ही पाई जाती। क्लियर? इसके अलावा इस आमाशय भाग में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑक्जिंटिक सेल्स या इन्हीं को बोलते हैं पैराइटल सेल्स,
इसके अलावा पेप्टिक या जाइमोजन सेल्स, या इन्हीं को बोलते हैं चीफ सेल्स। इसके अलावा जी सेल्स, इसके अलावा गॉबलेट सेल्स एंड एटसेट्रा। ये विभिन्न प्रकार की क्या है, कोशिकाएं पाई जाती हैं जो अलग अलग भाग का श्रावण करेंगे। ऑक्जेंटिक सेल या पैराइटल सेल किसका श्रावण करेंगी, पेप्टिक जाइमोजन चीफ सेल किसका श्रावण करेंगी, जी सेल किसका करेंगी, गॉबलेट सेल किसका करेंगी। ये इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। क्यों? जब हम आमाशय में डाइजेशन वाली स्टेप पूरी करेंगे तब इनका रोल इंपॉर्टेंट होगा, तो आपको पता होना चाहिए बेटा जी। तो नोट करें ये भी। देखिए बेटा, ये जो स्टमक में डिफरेंट सेल हैं, पैराइटल सेल जिसको हमने ऑक्जेंटिक सेल भी नेम दिया, चीफ सेल जिन्हें हमने पेप्सिनोजन या पेप्टिक सेल नेम दिया, म्यूकस नेक सेल या गॉबलेट सेल और जी सेल्स। इनका रोल क्या है ये देखते हैं। पहले तो ये स्टमक वाला पार्ट आपने देखा, देखिए ये कौन सा पार्ट है, कार्डियक, ये फंडस, ये मेन बॉडी और ये पाइलोरिक। ये जो स्टमक पार्ट है इसमें ये जो डिफरेंट सेल्स जो प्रेजेंट हैं इन्हें हम बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, उनके पार्ट है। पैराइटल सेल, चीफ सेल, म्यूकस नेक सेल, जी ये सभी किसके पार्ट है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। और गैस्ट्रिक ग्लैंड कहां पर प्रेजेंट है, इस स्टमक रीजन में। ये जो कैविटी आपको दिखाई दे रहे हैं इसको हम बोल रहे हैं ल्यूमेन। और इस ल्यूमेन पार्ट में ये जो आपको लार्ज फोल्ड दिखाई दे रहे हैं, जो फोल्ड्स यहां पर दिखाई दे रहे हैं, इनको बोलते हैं बेटा रूगे। ल्यूमेन ये कैविटी है और यहां पर जो लाइनिंग दिखाई दे रही है, म्यूकस या म्यूकोसा जो इनर मोस्ट लेयर है, उसमें जो फोल्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं उनको बोल रहे हैं रूगे। ये जो स्ट्रक्चर अभी आपने देखी ऐसी शेप में, तो ये वाला एरिया ये ज्यादा बड़ा है, ये वाला एरिया छोटा है। इसे हमने लेबल कर दिया ए, इसे लेबल कर रहे हैं बी। ए पार्ट क्या है, ए पार्ट इज लेसर कर्वेचर और बी पार्ट जो है इसे बोलते हैं ग्रेटर कर्वेचर। मींस जो जे शेप में जो कर्व है ये ग्रेटर कर्वेचर और ये लेसर। अब यहां पर इस स्टमक के अंदर ग्रुप ऑफ सेल्स है। ये ग्रुप ऑफ सेल्स क्या फॉर्मेशन करेंगे, गैस्ट्रिक ग्लैंड। उनमें से जो पैराइटल या इसी को बोलते हैं ऑक्जेंटिक सेल, इसका मेन रोल है HCl एंड इंट्रिंसिक कास्टल फैक्टर रिलीज करना। HCl का रोल होगा यहां की पीएच वैल्यू जो है 1 से लेकर 3 तक, मैं कह सकता हूं 1 से लेकर 3 तक एसिडिक पीएच प्रोवाइड करता। और इंट्रिंसिक कास्टल फैक्टर का रोल क्या होगा, विटामिन B12 या साइनोकोबालामिन जिसे बोलते हैं उसके एब्जॉर्प्शन में सहायता करेगा। तो पैराइटल सेल ने क्या किया, HCl और विटामिन B12। HCl एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर दिया और जो ये विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन करेगा, इसका मतलब ये सेल कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली किसमें इन्वॉल्व है, आरबीसी के मैच्योरेशन में। क्योंकि जब सेल का मैच्योरेशन होगा तो विटामिन B12 की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट है चीफ जाइमोजन या पेप्टिक सेल।
ये क्या रिलीज करती है? पेप्सिनोजन निष्क्रिय अवस्था में। ये पेप्सिनोजन जब पेप्सिन में चेंज होगा तो HCl की आवश्यकता होगी बेटा। तो ये क्या है? निष्क्रिय अवस्था में पेप्सिनोजन रिलीज किया। म्यूकस नेक सेल, दो तरीके की सेल होती है, म्यूकस नेक सेल है या म्यूकस सरफेस सेल है। इसका मेन फंक्शन है म्यूकस रिलीज करना, क्योंकि इतना हाईली एसिडिक मीडियम जनरेट हो रहा है स्टमक में। यदि म्यूकस सिक्रेशन नहीं होगा, तो म्यूकस सिक्रेशन नहीं हुआ तो ये एसिड क्या करेगा? हमारे एलिमेंट्री कैनाल की जो वाल है उसको डैमेज कर देगा डायरेक्ट। तो म्यूकस क्या कर रहा है? हाईली एसिडिक मीडियम से एलिमेंट्री कैनाल या मैं कह सकता हूं स्टमक की वाल को प्रिवेंट करता है। जी सेल, ये एंडोक्राइन सेल है, गैस्ट्रिन हार्मोन को रिलीज करवाती। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में डिफरेंट टाइप की सेल्स प्रेजेंट है, उन सेल्स का रोल मैंने आपको बताया। ये सभी सेल्स इन सभी चीजों को सीक्रेट करेंगे। इसका मतलब गैस्ट्रिक जूस या जठर रस के पार्ट को सीक्रेट करेंगे। ये तब करेंगे जब फूड मटेरियल वहां पर पहुंचेगा। इसका मतलब फूड मटेरियल माउथ से ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी में गया, बक्कल कैविटी से फेरिंजियल पार्ट होता हुआ इसोफेगस से यहां पर पहुंचेगा, तब फूड मटेरियल स्टमक में पहुंच रहा है। कौन सी प्रोसेस से पहुंचेगा? स्वेलोविंग या डीग्लूटिशन, इसको बोलते हैं निगलना। तो फूड मटेरियल ओरल कैविटी से यहां पर कैसे पहुंचा? जब तक स्वेलोविंग प्रोसेस नहीं होगी तब तक नहीं पहुंचेगा। क्लियर है बेटा? तो स्टमक के कौन कौन से पार्ट हैं, स्टमक में रूगे क्या है, स्टमक में कौन सी एक्स्ट्रा मसल्स प्रेजेंट होती हैं, या कौन कौन सी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में सेल्स प्रेजेंट होती है, और उन सेल का फंक्शन क्या है, ये सभी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। क्लियर है सभी को? तो नोट करें बेटा इसको भी। अब हम कंपैरिजन कर लेते हैं, स्टमक जो है वो कैटल्स का कैसे दिखाई देगा। मवेशियों का आमाशय इस तरीके से दिखाई देगा बेटा। ये पार्ट ईसोफेगस, या मैं कह सकता हूं ग्रसिका वाला भाग। कैटल्स के अंदर यहां पर स्केलेटल मसल्स प्रेजेंट होती है। कंप्लीट पार्ट के अंदर, इसका मतलब यहां पर कैटल्स के अंदर क्या है? ऐच्छिक पेशियां हैं बेटा जी, लेकिन हमारे अंदर इस तरीके का अरेंजमेंट है। स्टमक में ये अलग अलग चैम्बर दिखाई देंगे, 1 2 3 4। आपने कैटल्स को देखा होगा, वो जुगाली करते रहते हैं। इसका मतलब सबसे पहले वो अपने स्टमक को भरते हैं और फिर जुगाली करते हैं। पूरा इसको भर लेंगे, फिर यहां से मटेरियल को बाहर निकालेंगे। इसका मतलब यहां पर भी उनके स्केलेटल मसल्स होती हैं, इस पार्ट में भी। तो ये फूड मटेरियल वापस यहां पर आ जाएगा और फिर फाइनली उसका क्या होगा? डाइजेशन पॉसिबल करवाएंगे। कौन कौन से पार्ट यहां पर दिखाई देते हैं? रूमेन जो लार्जेस्ट पार्ट है, रेटिकुलम स्मॉलेस्ट पार्ट है, ओमेसम एंड एब ओमेसम। तो कैटल्स में जो पार्ट आपको दिखाई देंगे
वो इस तरीके से दिखाई देंगे, रूमेन है, रेटिकुलम है, ओमेसम है, एब ओमेसम है। इनमें से जो ये रूमेन पार्ट है, इसमें रूमेनोकोकस बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो एक प्रकार के मैथेनोजेंस हैं। और मैथेनोजेंस है तो CH4 या मेथेन को रिलीज करते हैं, मार्स गैस को रिलीज करते हैं। इसीलिए जब ये जुगाली करते हैं या डकार लेते हैं तो एक विशेष प्रकार की गंध यहां से आती है इनके स्टमक पार्ट से, और वो किसकी है? मेथेन की गंध होती है। क्लियर है बेटा मेरी बात यहां तक? तो ये जो मैंने स्टमक बनाया है, ये एक काऊ का बनाया है कैटल्स में, जहां पर आपको अलग अलग पार्ट दिखाई देंगे, रूमेन, रेटिकुलम, ओमेसम, एबोमेसम। यहां पर रियल स्टमक तो इस तरीके से ये बिहेव करेंगे, लेकिन यहां तक का जो पार्ट है, इस पार्ट में फूड मटेरियल पहले फिल किया जाएगा, फिर जुगाली करेंगे, फिर ये फूड मटेरियल को आगे की सब मीन्स यहां से आगे स्मॉल इंटेस्टाइन कनेक्टेड। क्लियर? तो बनाए बेटा इसको भी। नेक्स्ट पॉइंट है स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। छोटी आंत। छोटी आंत क्यों नेम दिया गया है? इसका जो व्यास है वो कम है, लेकिन लंबाई जो है वो ज्यादा है। यदि किससे कंपेयर करें हम? लार्ज इंटेस्टाइन से कंपेयर करें तो व्यास तो इसका क्या होगा? कम। व्यास कम है और लेंथ जो है वो क्या है? ज्यादा है। तो आपसे पूछा जाए छोटी आंत का मतलब ये नहीं है कि उसकी लंबाई छोटी है, उसका डायमीटर ये है ना, ये डायमीटर कम है, लेंथ तो है ना वो बहुत ज्यादा है, मींस लार्ज इंटेस्टाइन से भी बड़ी होगी। इसके अलग अलग 3 भाग हैं। ड्यूडेनम भाग, जेजुनम भाग एंड इलियम। ये नेम ही याद रखें आप, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, बार बार यही नेम आपको याद करने पड़ेंगे। बाकी हिंदी में यदि याद करने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट नेम है इसका। ड्यूडेनम को ग्रहणी बोलते हैं, इसके अलावा इलियम को शेषांतर बोलते हैं और जेजुनम को मध्यांतर बोलते हैं। तो ये क्या हो गया? इलियम, शेषांतर, जेजुनम, मध्यांतर, ड्यूडेनम, ग्रहणी। क्लियर? एक एक पार्ट को हम देखेंगे यहां पर, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम में क्या क्या पॉसिबल होगा, लेकिन हमें यह पता होना चाहिए कि ड्यूडेनम में मैक्सिमम डाइजेशन और जेजुनम में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, मींस सर्वाधिक पाचन इसी भाग में होगा ड्यूडेनम में, और सर्वाधिक अवशोषण जो होगा वो जेजुनम भाग में पॉसिबल होगा। इसका मतलब आपसे पूछा जाए हमारे शरीर में भोजन का मैक्सिमम पाचन जो है या मैक्सिमम डाइजेशन कौन से भाग में होता है? छोटी आंत में होता है। छोटी आंत के भी कौन से भाग में? ड्यूडेनम भाग में होता है। छोटी आंत के कौन कौन से भाग हैं? एक बार मैं रिपीट कर देता हूं बेटा। ड्यूडेनम जिसकी लेंथ
25 सेंटीमीटर। हिंदी में इसे ग्रहणी बोलते हैं। सी आकार का ये भाग है। जेजुनम लेंथ 1 मीटर है और कॉइल्ड मिडल पोर्शन है ये। और इलियम 2 मीटर लेंथ है, जो लॉन्ग कॉइल्ड पार्ट है जिसे हम बोलते हैं शेषांतर। तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं, ड्यूडेनम पार्ट की। ड्यूडेनम पार्ट इस तरीके से दिखाई देगा। ये पार्ट जो है ये इस साइड से स्टमक से कनेक्टेड है, और ये पार्ट जो है ये मैं कह सकता हूं स्मॉल इंटेस्टाइन का सेकंड पार्ट जेजुनम से कनेक्टेड है। तो स्टमक और जेजुनम के बीच का जो ये पार्ट है ये क्या है? ड्यूडेनम। स्मॉल इंटेस्टाइन का शुरुआती भाग है, तो मैं कह सकता हूं ड्यूडेनम या ग्रहणी छोटी आंत का शुरुआती भाग है। यदि कंपेयर करें इनमें से भी सबसे छोटा भाग कौन सा है? ड्यूडेनम ही है। तो ग्रहणी छोटी आंत का सबसे छोटा भाग भी है। ग्रहणी या ड्यूडेनम किसके बीच में है? स्टमक का ये एंड कौन सा होता है? पाइलोरिक। और जेजुनम, तो मैं कह सकता हूं पाइलोरस और जेजुनम के मध्य विस्तारित भाग क्या है? ड्यूडेनम। तो यह पाइलोरस से मध्यांतर के बीच का भाग है। यह छोटी आंत का चौड़ा और सबसे स्थिर भाग है। छोटी आंत का सबसे चौड़ा और स्थिर भाग है। आकार में सी शेप में पाया जाता है। अब छोटी आंत के बारे में यदि मैं बात करूं तो छोटी आंत का रियली में डायमीटर कम है, इसलिए इसको छोटी आंत बोला गया है, लेकिन लेंथ बहुत ज्यादा है। लेंथ तो बहुत ज्यादा है बट डायमीटर जो है वो क्या है? कम है। लेंथ ज्यादा है और डायमीटर कम है, तो मैं ये कह सकता हूं इस छोटी आंत में जिस भोजन का पाचन होगा और ड्यूडेनम भाग में मैक्सिमम डाइजेशन या अत्यधिक पाचन जो संभव होगा, उस पचित भोजन का हमें अवशोषण करवाना है। तो पचित भोजन के अवशोषण करवाने के लिए इस छोटी आंत में कुछ अनुकूलन पाए जाते हैं, जिसमें से पहला अनुकूलन है इसकी लंबाई बहुत ज्यादा होना। तो आंत की अत्यधिक लंबाई है, छोटी आंत है, नेम छोटा है लेकिन लेंथ बड़ी है। तो पचित भोजन के अवशोषण के लिए अनुकूलन, आंत की अत्यधिक लंबाई होना। सेकंड, इस छोटी आंत में इस तरीके से जो म्यूकोजल लाइनिंग है सबसे आंतरिक, उसके अंदर इस तरीके से वलन पाए जाते हैं। तो मैं कह सकता हूं आंत में वलन का पाया जाना। ये वलन जो आपको दिखाई दे रहे हैं फिंगर लाइक, इनको बोलते हैं विलाई, और इनके ऊपर इस तरीके की स्ट्रक्चर लगी हुई जिनको हम बोलते हैं माइक्रो विलाई। तो छोटी आंत में इन वलनों का पाया जाना यह इंडिकेट करता है कि यहां का सरफेस एरिया या पृष्ठीय क्षेत्रफल बहुत ज्यादा हो जाता है, और जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बहुत ज्यादा होगा तो पाचन के लिए और अवशोषण के लिए जगह बहुत ज्यादा मिल जाएगी। जो ये वलन पाए जाते हैं छोटी आंत के अंदर, इनको पलिका सर्कुलेरिस, कर्करिंग के वाल्व और वॉल्यूली कॉनिवेंटी के नाम से भी जाना जाता है। तो जो भी ये वलन्स पाए जा रहे हैं इन्हें प्लिका सर्कुलेरिस, कर्करिंग के वाल्व और वॉल्यूली कॉनिवेंटी के नाम से जानते हैं। क्लियर है बेटा मेरी बात यहां तक?
क्लियर है सभी को? तो नोट करें यहां तक। यदि छोटी आंत की हिस्टोलॉजी देखी जाए तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होगी बेटा? सिरोसा। फिर उसके अंदर की तरफ मसल लेयर, और मसल लेयर में दोनों प्रकार की मसल्स है, लॉन्जिट्यूडनल भी और सर्कुलर भी। उसके बाद सब म्यूकोसा, और सब म्यूकोसा के बाद म्यूकोसा। तो ये ड्यूडेनम जो पार्ट है, हम ड्यूडेनम की बात करें, ड्यूडेनम के सब म्यूकोसा की बात करें, तो यहां पर स्पेसिफिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं ड्यूडेनम के सब म्यूकोसा भाग में, जिन्हें हम बोलते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड। आपसे पूछा जाए ब्रूनर्स ग्लैंड की लोकेशन क्या है? ड्यूडेनम के सब म्यूकोसा पार्ट में ब्रूनर्स ग्लैंड की लोकेशन होती है। और जो ये म्यूकोसा पार्ट है, म्यूकोसा पार्ट के अंदर ये ल्यूमेन, और इस म्यूकोजल पार्ट के अंदर इस तरीके से वलन पाए जाते हैं, और इन्हीं वलनों के ऊपर इस तरीके से माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है बेटा सभी को? इसी का दूसरा भाग है जेजुनम, जो कुंडलित मध्य भाग है, ड्यूडेनम और इलियम के मध्य फैला हुआ है, और इस जेजुनम भाग में अत्यधिक अवशोषण संभव हो पाता है। और इसी का जो लास्ट भाग है वो है इलियम, जो जेजुनम और लार्ज इंटेस्टाइन के मध्य में फैला हुआ है। इस इलियम और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में एक वाल पाया जाता है जिसे बोलते हैं इलियोसिकल वाल, जो पचित भोजन को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। क्लियर है मेरी बात? तो नोट करें बेटा यहां तक। डायग्राम के बेसिस पर देखते हैं। ये जो पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, और ये थर्ड पार्ट। इट मींस स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो फर्स्ट पार्ट सी शेप में आपको दिखाई दे रहा है, ये कौन सा पार्ट हो गया? ड्यूडेनम। सेकंड पार्ट यहां से लेकर यहां तक, इसे हम बोल रहे हैं जेजुनम। ड्यूडेनम में मैक्सिमम डाइजेशन पॉसिबल होगा, जेजुनम में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन पॉसिबल होगा, और इसी का जो थर्ड पार्ट है उसे हम बोल रहे हैं इलियम। और ये इलियम पार्ट फाइनली यहां पर लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन होगा, और लार्ज इंटेस्टाइन में जहां पर ओपन होगा तो यहां पर एक स्पेसिफिक वाल प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं इलियोसिकल वाल। ये जो फर्स्ट यहां पर इसकी लेंथ देखी जाए तो 25 सेंटीमीटर, और सेकंड की लेंथ देखी जाए तो 1 मीटर, और इसकी लेंथ देखी जाए तो 2 मीटर। नोट करें बेटा यहां तक। अब हम बात करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में, कि लार्ज इंटेस्टाइन डायग्राम के बेसिस पर कैसी दिखाई देती है, पहले इस पे नजर डाल लेते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन,
इसका डायमीटर ज्यादा है बट लेंथ इसकी क्या है, डायमीटर तो ज्यादा है, लेंथ कम है। बड़ी आंत, बड़ी आंत के भी कौन कौन से भाग है, सीकम या अंधनाल, कोलोन तथा रेक्टम, ये 3 अलग अलग भाग। इसी पार्ट से यहां पर सीकम पार्ट अटैच होगा, तो हम कह सकते हैं ये इलियोसिकल वाल, तो ये पार्ट किसका है, इलियम, स्मॉल इंटेस्टाइन का। ये जो वाल आपको दिखाई दे रहा है, ये इलियोसिकल वाल है। ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट सीकम, यहां पर सिम्बायोटिक बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं जिसे हम बोलते हैं अंधनाल, सहजीवी जीवाणु पाए जाते हैं। इसी का जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये उभार आपको दिखाई दे रहा है अंगुलिनिमा, ये मानव के अंदर अवशेषी होता है बेटा जी। क्या होता है, अवशेषी, वेस्टिजियल। इसे बोलते हैं वर्मीफोर अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। इसी का दूसरा पार्ट, फर्स्ट पार्ट सीकम हो गया, दूसरा पार्ट इस तरीके से होगा, ऐसे कनेक्टेड है और फिर ऐसे कनेक्टेड है। और फिर ऐसे कनेक्टेड। दूसरा पार्ट है ये असेंडिंग, ये ट्रांसवर्स और ये डिसेंडिंग। मीन्स ये आरोही, ये अवरोही, और ये भाग है सिग्मोइड। चाहे वो असेंडिंग हो, ट्रांसवर्स हो, सिग्मोइड हो, सभी एक ही पार्ट है। असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन एंड सिग्मोइड कोलोन। और ये सेकंड पार्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट था सीकम, सेकंड पार्ट हो गया कोलोन, एंड थर्ड पार्ट जो ये आपको पार्ट दिखाई दे रहा है इसे बोलते हैं रेक्टम। और ये ओपनिंग जो आपको दिखाई दे रही है इसे बोल रहे हैं एनल ओपनिंग। और इस एनल ओपनिंग के ऊपर 2 अलग अलग स्फिंक्टर या अवरोधनी पाई जाती है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। एक बाहर की तरफ होगी, एक अंदर की तरफ वाली अनैच्छिक प्रकार की होती है और बाहर की तरफ वाली ऐच्छिक प्रकार की होती है। इसका मतलब एनल ओपनिंग के पास क्या पाई जाती है, स्फिंक्टर या अवरोधनी पाई जाती है। तो डायग्राम के बेसिस पर देखा जाए तो लार्ज इंटेस्टाइन ऐसे दिखाई देगी। अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन को इससे कनेक्ट करके देखो, तो स्मॉल इंटेस्टाइन रियली में यहां पर दिखाई देगी, इससे कनेक्टेड है लार्ज इंटेस्टाइन, फाइनली इस तरीके से ओपन होगी। अब आपको यह दिखाई दे रहा है इस तरीके से, यहां पर ये पार्ट दिखाई दे रहे हैं। रियली में है क्या, यहां पर मसल्स के या पेशियों के क्या है, ये फोल्ड्स हैं। ये जो फोल्ड्स हैं, ये जो पेशियां हैं, ये लंबवत पेशियां जो हैं, ये
इस तरीके से टीनिया कोलाई की फॉर्म में पाई जाती है। और ये अलग अलग आपको चैम्बर दिखाई दे रहे हैं, मींस कोष्ठक जो दिखाई दे रहे हैं, इन कोष्ठक को बोलते हैं होस्ट्रा। देखिए बेटा, जिस तरीके से मैं आपको ये कहूं कि कोई एक आपके पास में एक कपड़ा है और उसका कोई धागा आप निकाल लेते हैं तो उसमें सलवटें पड़ जाती है ना, वैसे ही मान लो यहां से कोई धागा ऐसे निकाल दिया तो जो सलवटें पड़ गई, तो सलवटें किसकी वजह से पड़ रही है? टीनिया कोलाई की वजह से। और बीच बीच में जो ये चैम्बर बन रहे हैं इनको क्या बोल रहे हैं? होस्ट्रा। और इस कॉलोन के अंदर विशेष प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है जिसे कॉलोन ग्लैंड्स बोला जाता है। इसी कॉलोन रीजन के अंदर मूवमेंट्स या गतियां पाई जाती है जिन्हें हम बोलते हैं मास एक्शन। कॉलोन पार्ट के अंदर जब इनके अंदर मूवमेंट पॉसिबल होंगी तो जो फूड का डाइजेशन पॉसिबल हुआ वो तो कहां पर पॉसिबल हुआ? ड्यूडेनम पार्ट में। एब्जॉर्प्शन कहां पर पॉसिबल हुआ? जेजुनम में। जैसे वो लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करेगा तो अब यहां पर अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो है उसमें से मिनरल और वाटर को क्या कर लिया जाएगा? एब्जॉर्ब। और अनडाइजेस्टेड मटेरियल को फाइनली इस रेक्टम और एनल ओपनिंग से बाहर डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। क्लियर है बेटा यहां तक? तो अभी तक जो मैंने स्ट्रक्चर वाइज बातें की है, तो आपको स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए कि लार्ज इंटेस्टाइन के कौन कौन से पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन कौन से पार्ट है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहां पर हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में कौन कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ईसोफेगल रीजन में हमारे अंदर किस तरीके का अरेंजमेंट है, कैटल्स के अंदर किस तरीके का अरेंजमेंट है, कैटल्स के अंदर स्टमक में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। उसके अलावा फेरिंजियल पार्ट में ओरोफेरिंक्स क्या है, लैरिंगोफेरिंक्स क्या है, नेजोफेरिंक्स क्या है, नेजोफेरिंक्स में कौन कौन सी ओपनिंग्स होती हैं, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। ओरल कैविटी, उस ओरल कैविटी में कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स है, किस किस का अरेंजमेंट वहां पर पॉसिबल है, ये पता होना चाहिए आपको। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है यहां तक? तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे, एक बार मैं उसको समराइज कर देता हूं। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे बेटा इस एलिमेंट्री कैनाल के अंदर हमने स्ट्रक्चर वाइज सभी स्ट्रक्चर्स को देखी। अब हमें क्या देखना है? स्ट्रक्चर वाइज हमें यह भी पता होना चाहिए कौन सी स्ट्रक्चर में या एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल के कौन से भाग में भोजन का पाचन पॉसिबल होगा। भोजन का पाचन कौन से भाग में पॉसिबल हो, उसके लिए वहां पर कौन कौन से एंजाइम रिलीज हो रहे हैं, क्योंकि जो एंजाइम रिलीज होंगे भोजन का पाचन वही करवाएंगे। कहने का मीनिंग ये हुआ कि जो आहार नाल का मुख्य भाग है उस मुख्य भाग के बाहर की तरफ लार ग्रंथियां पाई जाती, तो वो लार ग्रंथियां 3 जोड़ी पाई जाती है ह्यूमन बीइंग में। उन लार ग्रंथियों से स्रावित होने वाली लार जो है उसका घटक क्या होगा, उसका कंपोजिशन क्या होगा। इसके अलावा उसके बाद भोजन का पाचन आमाशय में होगा, तो आमाशय में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है वो सेल्स गैस्ट्रिक जूस का रिलीज करेंगे, तो गैस्ट्रिक जूस का कंपोजिशन क्या होगा ये भी पता होना चाहिए। उसके बाद पैनक्रियाटिक जूस के कंपोजिशन क्या है ये पता होना चाहिए। बाइल जूस, पीत रस, उसके क्या कंपोजिशन है ये पता होना चाहिए। इंटेस्टाइनल जूस या सक्कस एंटेरिकस, उसके क्या क्या कंपोजिशन है ये पता होना चाहिए। जब तक आपको इनके कंपोजिशन नहीं पता लगेंगे तब तक आप आहार नाल में कौन से भाग में किसका पाचन होगा ये नहीं समझ में आएगा। समझ में आई मेरी बात? समझ में आई मेरी बात यहां तक? तो एक मैं लीनियर डायग्राम बनाकर शो करूंगा कि कौन से पार्ट में किस तरीके से डाइजेशन पॉसिबल होगा। वो बातें करेंगे बेटा जी हम नेक्स्ट क्लास में। तो आज जो मैंने डिस्कशन किया आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। एक एक पार्ट आप यहां से नोट से देखें और एक एक पार्ट को मैच करवाएं, एनसीईआरटी से मैच करवाएं, एक एक लाइनिंग को समझने की कोशिश करें। एनसीईआरटी की 100% एक एक लाइन आपको समझ में आनी चाहिए, तब जाकर हम सिलेक्शन की दौड़ में बहुत आगे तक जाएंगे। आपने नोट्स बना ली और एनसीईआरटी की रीडिंग नहीं लगाई
तो अभी बहुत बड़ी दिक्कत है। तो 100% एनसीईआरटी को फॉलो करते रहें, एनसीईआरटी को पढ़ते रहें। टीम सीएलसी लगातार आपके लिए मेहनत कर रही है और आप भी इसी तरीके से मेहनत करेंगे तो आपको सक्सेसफुल रिजल्ट मिलेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।